एक सुसंबद्ध या शास्त्र के रूप में साहित्यालोचन के दर्शन हमें सबसे पहले प्लेटो में ही मिलते हैं। प्लेटो मूलतः आत्मवादी चिंतक हैं। उन्होंने कविता पर एक दार्शनिक की दृष्टि से विचार किया। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने कविता पर अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टि से विचार किया। प्लेटो जहाँ अनुकरण को यथार्थ से दूर और यथार्थ को विकृत करने वाला मानते हैं, वहीं अरस्तु उसे यथार्थ से बढ़कर मानते हैं। युग परिचय। पश्चिम में सुसंबद्ध शास्त्र के रूप में साहित्यालोचन के दर्शन सबसे अधिक प्लेटो में होते हैं। उनका आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जिसे एथेंस का पतन काल कहा जाता है। चारों ओर आध्यात्मिक मूल्यों का विनाश और सर्वत्र अवसरवादिता, विश्वासघात का माहौल था। नागरिक जीवन में अधिकार पाने से वंचित हैं। प्रजातंत्र के नाम पर राजसत्ता व्यापारियों और कुछ कुलीनों के कब्जे में थी। इसीलिए अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि प्लेटो का आदर्शवाद समकालीन सामाजिक पतन की गहरी प्रतिक्रिया का परिणाम है। काव्य प्रेरणा और काव्य सत्य। प्लेटो ने काव्य और कला को दैवीय प्रेरणा का परिणाम माना है। उनका यह भी विश्वास है कि सृजन के क्षणों में परमात्मा कवियों से उनका मस्तिष्क छीन लेता है। विद्या की देवी सरस्वती, मूसे जो कहते हैं वो अपनी भाषा में म्यूज, कवि के भीतर एक ऐसी कल्पना शक्ति जागृत करती है कि वह भावावेग की प्रेरणा के बिना रह नहीं सकता। काव्य सृजन प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो की यह मान्यता है कि सभी समर्थ कवि अपनी रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि दैवीय शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत होकर करते हैं। अर्थात कवि कर्म किसी वैज्ञानिक तर्क पद्धति पर आधारित नहीं है। कवि में सृजन की क्षमता का उदय दैवी शक्ति की प्रेरणा के रूप में होता है। अपने इस विश्वास को सिद्ध करने के लिए प्लेटो ने यह तर्क दिया कि काव्य सृजन के क्षणों में रचनाकार किन्हीं कलात्मक नियमों के आधार पर रचना में प्रवृत्त नहीं होता, वह तो दिव्य शक्ति के वशीभूत होकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। इसलिए प्लेटो कवि के दिव्य पागलपन की चर्चा बार बार करते हैं। उनके अनुसार यह किसी प्रकार की मानसिक विकृति या मनोग्रंथि का परिणाम न होकर दिव्य प्रेरणा से अभिभूत मानव की सहज आत्मविस्मृति का सुपरिणाम है। निष्कर्ष यह है कि काव्य का सृजन ऐसी मनस्थिति में होता है जब कवि अपनी सहज विवेक वयस्कता को खोकर किन्हीं दैवी शक्तियों के अधीन हो जाता। इतना ही नहीं, वह एक आरोपित व्यक्तित्व धारण कर लेता है। प्लेटो का विचार है, प्लेटो ने कवि को कविता का निमित्त कारण मानकर उसे भी दायित्वों से मुक्त कर दिया। कवि कविता के प्रति इस हद तक समर्पित हो जाता है कि कवि कविता की रचना नहीं करता, वह स्वयं रच जाती है। उसका रचनाकार तो ईश्वर ही है। प्लेटो के इस काव्य सृजन सिद्धांत का काफ़ी समय बाद रोमांटिक कवियों ने समर्थन किया। शायद प्लेटो से पहले भी यह धारणा चली आ रही थी कि काव्य दैवी प्रेरणा का परिणाम है। इसका प्रमाण यह है कि होमर ने अपनी काव्य रचना का आरंभ काव्य देवियों की स्तुति के साथ किया। प्लेटो ने फ्रेड्स में काव्य विक्षेप यानी दिव्य पागलपन के 4 प्रकारों की चर्चा की है। विद्वानों का मानना है कि अनेक परिवर्तनों से गुजरने पर भी प्लेटो का यह सिद्धांत आज भी जीवित है। जीवित होने का प्रमाण यह है कि इस सिद्धांत की अनुगूंज शेक्सपियर और ड्राइडन तक में सुनाई देती है। प्लेटो के संपूर्ण चित्रण का आधार है नैतिकता और आदर्श राज्य का निर्माण। उनके कला संबंधी सभी विचार आदर्श नागरिक के निर्माण की चिंता को ही व्यक्त करते हैं, के संदर्भ को ही व्यक्त करते हैं। ललित कलाओं का प्रसंग आने पर कभी कभार प्लेटो व्यक्तित्व निर्माण के लिए संगीत की आवश्यकता स्वीकार करते हैं, किंतु इस तरह के विचार उनके चिंतन का केंद्रीय मुद्दा नहीं। कला के संदर्भ में माइमेसिस शब्द का प्रयोग अनुकरण, माइमेसिस मतलब अनुकरण
शब्द का प्रयोग उन्होंने परंपरा सिद्ध मानकर प्रश्न को यह रूप दिया कि अनुकरण का विषय क्या है या कला के लिए अनुकरणीय क्या है। प्लेटो ने अनुकरण शब्द का प्रयोग दो संदर्भ में किया, विचार जगत और गोचर जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए, वास्तविक जगत और कला जगत के बीच संबंध निरूपण के लिए। विद्वान मानते हैं कि पहले का संबंध तत्व मीमांसा से है और दूसरे का संबंध नैतिकता से संबंधित प्रश्नों से। कला का प्रश्न नैतिकता परिधि में आता है। कला चिंतन के इतिहास में प्लेटो को नैतिकतावादी मानने के मूल में यही धारणा सक्रिय रही है। काव्य सत्य और अनुकरण। प्लेटो के लिए काव्य के संदर्भ में सत्य का प्रश्न ही अनावश्यक है। काव्य में सत्य का अनुकरण नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियाँ प्रायः कल्पित और असत्य होती है। मूल चुनाव यहाँ सत्य असत्य का नहीं है, अच्छे झूठ और बुरे झूठ के बीच का है। प्लेटो की बहस अनुकरण से नहीं अनुकरण के विषय से रही है। प्लेटो का स्पष्ट मत है कि काव्य में ऐसे विषयों की चर्चा होनी चाहिए जो सद्मूल्यों पर आधारित हो। विवेकहीन, अपरिपक्व, असंगत, अनैतिक, मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। उनका स्पष्ट मत है कि साहित्य नैतिक संस्कारों के निर्माण का साधन होना चाहिए। यदि कवि लोक मंगलकारी विचारों का अनुकर्ता हो, यानी ऐसी कविता करे जिससे समाज का हित हो, तो प्लेटो से अपने आदर्श गणतंत्र में रखने को तैयार दिखाई देते। इस प्रकार प्लेटो की बहस अनुकरण से नहीं अनुकरण के विषय से है। जाहिर है कि प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण होने के कारण नहीं किया, बल्कि अनैतिक होने के कारण किया है। प्लेटो ने स्पष्ट कहा है कि अनुकर्ता कवि या चित्रकार यथार्थ वस्तुओं का चित्रण नहीं करते, प्रतीयमान वस्तुओं का चित्रण करते हैं, क्योंकि मूल में यथार्थ वस्तु महान शिल्पी की बनाई हुई है। कवि तथा चित्रकार दोनों ही उसका अनुकरण या नकल करते हैं। उदाहरण के लिए बढ़ई जिस पलंग या कुर्सी को बनाकर तैयार करता है, वह विराट ईश्वर के मस्तिष्क में बने रूप की छाया मात्र है। फिर भी बढ़ई सत्य के काफ़ी निकट पहुंचा है, लेकिन चित्रकार जो उस पलंग का चित्र बनाता है, वह तो यथार्थ से दुगना तिगुना दूर चला गया है। अर्थात बढ़ई जो बनाता है वह वास्तविक का निर्माण नहीं करता, वह जो बनाता है वह वास्तविक का अनुकरण मात्र है। अतः मूल पलंग का निर्माता है ईश्वर, दूसरा उसी का निर्माण करता है बढ़ई, तीसरा उसी पलंग का चित्र आंकता है चित्रकार। ईश्वर द्वारा पलंग की रचना वास्तविक है, शेष दोनों ही उसके अनुकर्ता हैं। इसीलिए बढ़ई सत्य से दुगना दूर और चित्रकार सत्य से तिगुना दूर हो जाता है। जो बात चित्रकार पर लागू होती है वही कवि पर भी, क्योंकि दोनों ही एक ही कोटि के प्राणी हैं। जिस प्रकार चित्रकार सत्य से तिगुना दूर ठहरता है, दूसरे शब्दों में यही बात इस प्रकार से कही जा सकती है कि काव्य मूल प्रकृति का अनुकरण है एवं प्रकृति सत्य का अनुकरण करती है। अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कला वास्तविकता से 3 गुना दूर होती है। अतः कवि का अनुकरण झूठा होने के कारण वह पूर्ण आदर का अधिकारी नहीं है। प्लेटो ने अनुकरण के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को प्रकट किया है कि कवि या कलाकार वस्तुओं का बिल्कुल वैसा ही अनुकरण करता है जैसे वे हैं, अथवा उसका अनुकरण मात्र तथ्य या कल्पना पर आधारित होता है। उन्होंने पलंग वाला उदाहरण फिर दोहराया और कहा कि यदि हम उस पलंग को एक किनारे के सामने से अथवा अन्य किसी सिरे से देखने की कोशिश करते हैं तो वह अलग अलग ढंग से दिखाई देता है। दिखाई देने वाला यह अंतर वास्तविक है अथवा आभास मात्र है। क्या वह केवल कल्पनात्मक अनुकरण है अथवा सत्य का अनुकरण है? कवि या कलाकार प्रकृति निर्माता के पलंग का यथातथ्य मतलब एक्चुअल अनुकरण नहीं कर सका है। उसकी असफलता ने उसे अनुकरण के द्वारा सत्य से बहुत दूर कर दिया।
वह ऐसी कल्पना मिला देता है जिससे पहले तो विश्वास ही नहीं हो सकता, और यदि विश्वास हो भी जाए तो यह धोखे का विश्वास है। धोखे का यह विश्वास विवेकहीन व्यक्ति को ही हो सकता है। अतः कवि या कलाकार अपनी तरह के मूर्ख व्यक्तियों को ही मूर्ख बना सकते हैं। चूँकि सच्चे व्यक्ति की अभिव्यक्ति उन्हें नहीं आती, इसीलिए उसका अनुकर्ता ही भी अज्ञान में जीता है। लेकिन विवेकयुक्त प्राणी को तो इस अज्ञानपूर्ण अनुकरण की भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि यह त्याज्य है। प्लेटो ने अपनी बात के पुष्टिकरण के लिए त्रास्त कवियों में अग्रणी होमर का नाम लिया है। उन्होंने यह घोषणा की कि दुनिया भर के त्रास्त कवियों को होमर ने ही झूठ सिखाया। यह बात कैसे मानी जाए कि होमर ने मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि दी है, जबकि उसकी कृतियों के देखने से यह लगता है कि उसने मनुष्य को छला है। जिस व्यक्ति ने अनुकरण को अपनाया वह केवल छाया कीर्ति को ही पकड़ सका था। प्लेटो ने होमेरीय जीवन के आदर्शों का भरसक खंडन किया। प्रत्ययवाद से तात्पर्य। प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं, आइडियलिस्ट। प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है। वह नित्य है, एक है, अखंड है और ईश्वर ही उसका सृष्टा है। वह दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को अपनी कला के द्वारा निर्मित, अंकित या चित्रित करता है। इस क्रम में कला तीसरे स्थान पर, पहला स्थान प्रत्यय का अर्थात ईश्वर का, दूसरा स्थान उसके आभास या प्रतिबिंब या वस्तु जगत का, तीसरा स्थान वस्तु जगत के प्रतिबिंब कला जगत का। इसीलिए परम सत्य से कला का तिहरा अलगाव है और अनुकरण का अनुकरण होने के कारण वह मिथ्या या झूठ है। प्लेटो के शब्दों में कविता या कला सत्य से तिगुना दूर होती है। अपने इस सिद्धांत कथन को प्लेटो अपने उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नित्य रूप होता है। यह प्रत्यय या विचार में ही निहित रहता है और यह रूप ईश्वर निमित्त है। विचार में मौजूद उसी रूप के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण होता है। प्लेटो के द्वारा दिया गया पलंग का उदाहरण ले। यथार्थ पलंग वह है जिसका रूप हमारे प्रत्यय या विचार में है और इस रूप का निर्माण ईश्वर ने किया है। इस विचार में विद्यमान रूप के आधार पर बढ़ई लकड़ी के पलंग का निर्माण करता है और उसके द्वारा निर्मित पलंग का चित्र कवि या कलाकार निर्मित करता है। इस प्रकार तीन पलंग हुए, एक तो वह जिसका निर्माण ईश्वर करता है प्रत्यय या विचार रूप में पलंग, दूसरा वह जिसका निर्माण लकड़ी से बढ़ई करता है और तीसरा वह है जिसका निर्माण कलाकार या चित्रकार करता है। इन तीनों के पलंगों में अंतर है। मूल बात यह है कि वस्तु प्रत्यय में ही रूपायित होती है, फिर उसके अनुकरण का कर निर्माता उसे ठोस आकार देता है। यह आकार यथार्थ की नकल होता है, इसीलिए उसकी स्थिति यथार्थ के द्वारा दूसरे स्थान पर है। कलाकार, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार किसी माध्यम के द्वारा उस ठोस वस्तु की नकल कर उसे नया रूप देता है, इसीलिए वह यथार्थ से तीसरे स्थान पर है। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि कला नकल की नकल है, अनुकरण का अनुकरण है, छाया की छाया, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब अर्थात नकल या मिथ्या है। प्लेटो अपना यह तर्क सभी कलाकारों पर लागू करते हैं। प्लेटो का इन कृतियों को पढ़ने, देखने या सुनने से अच्छे नागरिकों का निर्माण आदर्श राज्य के लिए संभव नहीं है। नैतिकतावादी आग्रहों से प्रेरित होकर प्लेटो काव्य और कलाओं की निंदा करते उनके कुछ तर्क इस प्रकार हैं। होमर के महाकाव्यों इलियड और ओडिसी में देवताओं का चरित्र असत्य भी है और अनुचित भी है। उनमें देवत्व कहाँ है और देवत्व नहीं है तो वे मनुष्य के उन्नयन में सहायक नहीं हो सकता। होमर और हेसिओड के काव्य में ऐसे स्थल प्राय आते हैं जहाँ पाठक को वीर और साहसी के बदले दुर्बल और कायर बनाते हैं। काव्य तो ऐसा होना चाहिए जो नवयुवकों में शौर्य की भावना भरे, उनके चरित्र का निर्माण करे और मृत्यु की लालसा के लिए उन्हें तैयार करे। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है, दास्तां मृत्यु से भी बुरी चीज है। प्राय कवि भोग और विलास की कामना से भरकर आवेशपूर्ण, कामुकतापूर्ण भावों की सृष्टि करते हैं। इनसे शुद्धता और संयम में बाधा पड़ती है तथा चरित्रहीन भोग विलिप्सा
और अराजकता फैलती है। होमर के काव्य में ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी जिनमें दुष्ट जन सुख भोगते हैं और सज्जन दुख से व्याकुल रहते हैं। जहाँ सदाचार के लिए दंड और दुराचार के लिए सुख, वैभव और पुरस्कार मिलेगा, वहाँ नैतिकता कैसे टिक सकेगी। कोमल बुद्धि वाले बालकों पर इन कहानियों के प्रभाव अनिष्टकारी होता है। नाटककार प्रायः हल्के, ओछे, टुच्चे, हंसोड़, मस्खरे, कामुक भावों का चित्रण पसंद करते हैं और प्रेक्षकों का एक वर्ग रंगशाला में ऐसे अभिनयों की दाद भी देता है। होता यह है कि नाटककार उदात्त भावों से सर्वथा दूर रहते, इससे समाज में ऊंचे भावों का वर्चस्व बढ़ जाता है। काव्य या नाटक की अंतःप्रेरणा भावोच्छलन या भावों की तीव्रता आवेग से उत्पन्न होती है, तर्क से नहीं, और तर्क न होने के कारण भावोआवेश हृदय से चालित होता है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि और हृदय में संतुलन का अभाव आ जाने से कला उद्दांत की सृष्टि नहीं कर पाती। फिर भाव मूलक होने से कला भाव को ही उद्दीप्त कर पाती है, तर्क को नहीं। तब होता यही है, काव्य मनोवेगों का पोषण और सिंचन करता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि काव्य सत्य और शिव से दूर हो जाता है। इस प्रकार प्लेटो का काव्य नाटक विषयक विरोध, साहित्येतर और नैतिक प्रतिमानों से प्रेरित होता है। उनके विचार से काव्य सृजन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद है। कवि उन्मत्त व्यक्ति है और काव्य देवी द्वारा अंतःप्रेरित होकर रचना करता है। प्लेटो बार बार इस बात की ओर संकेत करता है कि साहित्य में मनुष्य के नैतिक पक्ष को संपन्न, समृद्ध और संतुष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। इस दृष्टि से यह नैतिकतावादी ही नहीं, उपयोगितावादी भी है। उनकी दृष्टि में सुंदर वही है जो सत्य और शिव से संपन्न है। प्लेटो के चिंतन में कवि और दार्शनिक का न केवल द्वंद्व है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के दोनों पक्षों में आदर्शजनक द्वंद्वात्मक एकता के दर्शन होते हैं। वस्तुतः कवि दर्शन को चुनौती देती है और दार्शनिक प्लेटो दर्शन से तुलना करते हुए कविता की आलोचना करते हैं। सच बात यह है कि दर्शन की ओर से कविता को चुनौती देकर प्लेटो ने उसके ऊपर एक गहन दायित्व सौंपने का कार्य किया है। समाहार। आज भी विद्वान प्लेटो द्वारा कविता पर लगाए गए आक्षेपों से जूझ रहे हैं। उनका सही समाधान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। समय समय पर प्लेटो के संवादों में परवर्ती काव्यशास्त्र के विकसित अनेक सिद्धांतों के बीज भी खोजने के प्रयत्न किए गए हैं। इस तरह के प्रयत्न करने वाले विद्वानों ने करुणा और त्रासदी की दोहरी मिश्रित स्थिति और विरेचन सिद्धांत, विरुद्धों के सामंजस्य का सिद्धांत आदि के बीज संकेत प्लेटो में पाए हैं। जबकि सच बात यह है कि प्लेटो का चिंतन का महत्व काव्य सिद्धांतों की सूची बनाने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि प्लेटो कविता को लेकर बुनियादी प्रश्न उपस्थित करते हैं। प्लेटो जैसे चिंतक इसलिए मूल्यवान है कि वह कविता पर सजग तार्किकता के साथ विचार करते हैं। प्लेटो का चिंतन परवर्ती काव्य चिंतन पर अनेक जगह प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न भाव दिखाई देता है। उनके आक्षेप और वाद विवादों के केंद्र रहते हुए प्लेटो का नाम पश्चिमी आलोचना जगत में आज भी उल्लेखनीय है। इसका प्रधान कारण यह है कि अरस्तु के काव्य सिद्धांत प्लेटो द्वारा कविता पर किए गए आक्षेपों का समाधान या उत्तर देने की मनस्थिति से उपजे। प्लेटो के बिना अरस्तु के चिंतन की कल्पना संभव नहीं तो कठिन अवश्य है। प्लेटो ने कवियों का गौरव यह कहकर छीन लिया कि कवि नकलची होते। कवि के इस छीने हुए गौरव को प्लेटो के शिष्य अरस्तु पश्चिमी काव्यशास्त्र में पुनः स्थापित किया। 20वीं सदी के महत्वपूर्ण चिंतन आलोचकों टी.एस. एलियट रोमांटिक साहित्य सिद्धांतों के विरोध में खड़े हुए। कारण रोमांटिक कविता में भावातिरेक और कल्पना अतिरेक से उत्पन्न असंतुलन ने अमान्य है। स्वयं एलियट ने कवि की व्याख्या सृजक के रूप में नहीं, माध्यम के रूप में की है। संक्षेप में पश्चिम के कविता संबंधी चिंतन के वाद विवाद के मूल में प्लेटो कहीं न कहीं अवश्य रहे हैं। अब पढ़ेंगे अरस्तु का साहित्य चिंतन।
अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत से लेके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।